जय हिंद बच्चों। हम लोग अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर में आगे चलते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा वो था थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल या थॉमसन वाटरमेलन मॉडल या राजिन पुडिंग मॉडल, जिसने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया। तो थॉमसन ने ये बताया कि जितना रेड पार्ट है वाटरमेलन का वो जो है पॉजिटिव चार्ज है और जो उसमें सीड्स एम्बेडेड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के जैसे होते हैं। मे बी यूनिफॉर्मली और लेस यूनिफॉर्मली बट बैलेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। इसके बाद हम लोगों ने बात किया रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो रदरफोर्ड ने क्या काम किया, गोल्ड फॉइल को बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल से। गोल्ड फॉइल वाज बम्बार्डेड बाय अल्फा पार्टिकल। क्या क्या चीजें देखने को मिली, 99% अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट थ्रू पास कर गए। कुछ पार्टिकल्स पर्टिकुलर एंगल पर डिफ्लेक्ट होते हुए दिखे एंड सम पार्टिकल्स वेयर बाउंस बैक, और कुछ पार्टिकल्स वापस आते हुए मिले। तो इसके बेस पर रदरफोर्ड ने क्या क्या चीजें कंक्लूड किया। इसके बेस पर रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया कि आटम जो है वो पूरा हॉलो स्फीयर जैसा है, एम्प्टी स्फीयर है आटम। जबकि थॉमसन ने क्या कहा था, सॉलिड मास के जो पॉजिटिव चार्ज है वो सॉलिड मास जैसा चारों तरफ बटा रहता है। लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि एटम जो है वो पूरा हॉलो स्फीयर जैसा है, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एम्प्टी। इसके बाद अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की फील्ड में पहुंचेंगे जहां पर वो पॉजिटिव चार्ज को अपीयरेंस करने वाले हैं, वहां पे रिपल्शन हो जाएगा एंड ऑल द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो है उसके केंद्र में स्थित होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि अबाउट 99.97% मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर। तो जब अल्फा पार्टिकल सॉलिड मास को स्ट्राइक करेंगे तो इट विल बी बाउंस बैक और टर्न बैक, तो वो वापस अपने रास्ते पर आ जाएंगे। देन इस एक्सपेरिमेंट से आया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द सेंटर पार्ट ऑफ द एटम। किसी परमाणु का केंद्र जो है वो नाभिक है, सेंटर पार्ट ऑफ द एटम कंसिस्टिंग ऑल द एंटायर मास, जिसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। इन न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। कंबाइनली इन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और इसमें से जो प्रोटॉन्स हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन्स हैं उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में, और अपने हाई स्पीड के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो इतनी बात हमें यहां पे ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे के हिस्से पर डिस्कशन करेंगे। आज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की त्रिज्या, ये सब याद करने वाला डाटा है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेट 10 to the power -12 to 10 to the power -13 सेंटीमीटर, जो 10 की घात -12 से 10 की घात -13 सेंटीमीटर के ऑर्डर का होता है। 10 to the power -12 to 10 to the power -13 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर में लूंगा तो ये हो जाएगा 10 to the power -14 to 10 to the power -15 मीटर। जैसा मैंने कहा कि एक अप्रोक्सीमेट डाटा है। अगर एक्चुअल रेडियस चाहिए होगा तो थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। r = r0 a to the power 1/3, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे एक्यूरेट रेडियस निकालने के लिए, जहां पे r0 की जो वैल्यू है वो 1.33 × 10 to the power -13 सेंटीमीटर हम रख सकते हैं। और a को हम कहते हैं एटॉमिक मास। a is what? a is the atomic mass, मतलब एटम के मास के अकॉर्डिंग भी रेडियस में थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो r = r0 a to the power 1/3, ये रेडियस
को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मेट हो गया। अगर मान लो दो एटम है तो R0 की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी। कंपेयर करना है तो हम कर देंगे R1 बाय R2 इक्वल टू A1 टू द पावर 1/3 बाय A2 टू द पावर 1/3, A1 टू द पावर 1/3 बाय A2 टू द पावर 1/3 के फॉर्मेट से हम कंपेयर कर सकते हैं रेडियस को। तो ये रेडियस को कंपेयर करने का फॉर्मूला हो गया। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। mass number of two atoms are 27 and 125। दो परमाणुओं के द्रव्यमान क्रमशः 27 और 125 हैं। कंपेयर और कैलकुलेट the ratio of रेडियस, इनके नाभिक के त्रिज्याओं का अनुपात हमें निकालना है। इनके नाभिक के त्रिज्याओं का अनुपात हमें निकालना है, रेशियो ऑफ रेडियस। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज R1 by R2 equal to A1 to the power 1/3 by A2 to the power 1/3। A1 कितना है? 27 का पावर 1/3। A2 कितना है? 125 का पावर 1/3। तो 3 into 3 into 3, 3 into 3, 9 into 3, 27, और 5 into 5 into 5 is 125। तो इनके न्यूक्लियस का जो रेडियस है उसका रेशियो कितना आ जाएगा? 3:5 आ जाएगा। इनके न्यूक्लियस के रेडियस का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3:5 आ जाएगा। तो ये रेडियस को कंपेयर करने का फॉर्मूला हो गया। ये रेडियस को कंपेयर करने का फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक का आयतन, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज लाइक अ स्फीयर। नाभिक कैसा है? गोलाकार है। तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 pi r3। 4/3 pi r3 is the formula। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं? देन D इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम की जगह हम क्या रख देंगे? 4/3 pi r3। एक इंपॉर्टेंट बात और कर लें, फिर जरा इस पे थोड़ा काम करते हैं। रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम पहले भी हम लोग लिख चुके हैं। दैट इज 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो ये एटम का रेडियस है, ये एटम का रेडियस है। रेडियस ऑफ एटम इज 10⁻⁻10 मीटर। ओके, अब जैसे मान लो कभी क्वेश्चन आया The question is, how many times an atom is bigger than nucleus? कितने गुना एक परमाणु जो है नाभिक से बड़ा होगा? How many times an atom is bigger than nucleus? How to compare volume of atom by volume of nucleus? Volume of nucleus
और दोनों का कॉमन फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा। तो 4/3 पाई तक तो कांस्टेंट हो गई वैल्यू, दोनों के लिए कैंसिल हो जाएगी। तो कैसे करेंगे हम, आर क्यूब ऑफ एटम बाय आर क्यूब ऑफ न्यूक्लियस, आर क्यूब ऑफ एटम बाय आर क्यूब ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एटम का रेडियस कितना, 10⁻⁻10 मीटर, इसका क्यूब कर दीजिए। न्यूक्लियस का कितना, 10⁻⁻15 मीटर, इसका भी क्यूब कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻30, और यहाँ पे कितना आ गया, 10⁻⁻45। सॉल्व होने के बाद कितना बचेगा, 10⁻15 टाइम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस एटम इज 10⁻15 times bigger than nucleus. Atom is 10⁻15 times bigger than nucleus. एक परमाणु नाभिक की तुलना में 10 की घात 15 गुना बड़ा होता है, 10 की घात 15 गुना बड़ा होता है। तो ये आ गया आपका कंपेयर करने का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेंसिटी से रिलेटेड। तो चलिए एक क्वेश्चन यहां भी करके देखते हैं। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, mass of hydrogen atom is 1.673 into 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये ध्यान रखना, जो मास प्रोटॉन का होता है उतना ही मास हाइड्रोजन का भी होता है। जो मास हम लोग पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं 1, इट इज नॉट एक्चुअल मास ऑफ इंडिविजुअल एटम, वो एक एटम का मास नहीं है, बल्कि वो एक मोल एटम्स का मास है। इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.673 into 10⁻⁻24 grams. Radius of its nucleus, radius of its nucleus is 10⁻⁻13 centimeter. Find density, find density। तो कॉमनली जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की वो हाइड्रोजन से ही कंपेयर की जाती है। तो अगर डायरेक्ट भी क्वेश्चन आएगा तो वो यही वाला आंसर होगा। तो डेंसिटी इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मेट, मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितना है, 1.673 into 10⁻⁻24 ग्राम। वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 कितना हो गया, 1.33। पाई का वैल्यू कितना हो गया, 3.14 इंटू आर कितना, 10⁻⁻13 का क्यूब। ओके, और 1.33 और 3.14 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4.16। तो ये आ गया 1.673 इंटू 10⁻⁻24, और पावर कितनी 13 से 39 हो जाएगी, ऊपर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी, 39 पॉजिटिव का बाय 4.16 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी बच गई पावर, यहाँ से 15 और ये 4 4 16। तो 0.4 इंटू 10⁻15, जब मैं 4 का ऑर्डर लूंगा तो हो जाएगा 10⁻14 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये हो गया डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। 4 इंटू 10⁻14 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये नाभिक का घनत्व है, इट इज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है,
इसकी वैल्यू भी याद रखनी है। तो ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की हमने बात किया। अब इसके बाद फिर आगे छोटे छोटे पॉइंट्स पर हमें बात करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स पर हमें बात करना है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हिंदी में कहते हैं इसको परमाणु क्रमांक। इसको हम लिखते हैं Z से। इसको किससे लिखते हैं? इसको Z से लिखते हैं। एटॉमिक नंबर को किससे लिखते हैं? Z से लिखते हैं। Z से लिखते हैं। इसको डिस्कवर किया था, वॉज डिस्कवर्ड बाय मोस्ले। इसको डिस्कवर किया था मोस्ले ने। एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था मोस्ले ने। एटॉमिक नंबर वॉज डिस्कवर्ड बाय मोस्ले। मोस्ले calculated charge on nucleus calculated charge on nucleus from frequency or wavelength charge on nucleus from frequency or wavelength of X-rays emitted by different elements। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के थ्रू इमिट किए गए एक्सरेज के बेस पर मोस्ले ने चार्ज और एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट किया मोस्ले ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बेसिकली एटॉमिक नंबर होता क्या है, अब उसकी बात कर लेते हैं जो हमारे काम का है। तो एटॉमिक नंबर इज द number of protons present in the nucleus of atoms। number of protons present in the nucleus of atoms is called atomic number। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखना, इन अ न्यूट्रल एटम अगर परमाणु विद्युत उदासीन है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर चार्ज होगा तो आपको ध्यान रखना है, बेसिक बात एक ही ध्यान रखना है कि जो एटॉमिक नंबर होता है इट इज रिलेटेड विद द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट इज रिलेटेड विद द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये है एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन्स के नंबर को कहते हैं एटॉमिक नंबर। अब बारी आई एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास हिंदी में कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। इसको हम ए से लिखते हैं।
sum of number of protons and neutrons, sum of number of protons and neutrons is called atomic mass. Sum of number of neutrons and protons is called atomic mass. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है. सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक वेट. अब अगली बात करते हैं. तो देखो, कई बार हमने ये देखा होगा कि कुछ एटम्स ऐसे दिखते हैं जिनके मासेस जो है वो फ्रैक्शन में दिखते हैं. जैसे क्लोरीन देखोगे तो 35.5, हाइड्रोजन को देखोगे तो 1.008. तो ये फ्रैक्शन में कहां से आ रहे हैं, ये भिन्नात्मक संख्या में कहां से मिल रहे हैं, इनकी बात करेंगे हम. तो इसको कहते हैं आइसोटॉपिक मास और फ्रैक्शनल मास. और कई बार इस पे क्वेश्चन दिया चुका है. आइसोटॉपिक मास और फ्रैक्शनल मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. आइसोटॉपिक मास और फ्रैक्शनल मास. तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं. इन नेचर टू आइसोटॉप्स क्या होता है, जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो. अभी आगे आएगा. टू आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन is present, that is chlorine 1735 and chlorine 1737 in a ratio of 3:1. Find. अब कोई सा भी क्वेश्चन होगा, सॉल्यूशन का तरीका तो सेम ही रहेगा ना. क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737 in ratio of 3:1. Find fractional mass. तो कैसे सॉल्व करना है. तो फ्रैक्शनल मास या आइसोटॉपिक मास पे हम कैसे जाते हैं, उसका एक डेफिनेट फॉर्मेट हमें ध्यान में रखना है. और वो फॉर्मेट क्या है. क्लोरीन 1735 वाले का रेशो एटमॉस्फेयर में कितना है 3. 37 वाले का रेशो कितना है 1 डिवाइडेड बाय द टोटल रेशो. इट मींस 3+1 डिवाइडेड बाय द टोटल रेशो 3+1. तो 35 यहाँ 105 हो गया और 37 142 बाय 4. तो ये आ जाएगा आपका आंसर 35.5. आंसर कितना मिल जाएगा आपको 35.5 मिल जाएगा. तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द फ्रैक्शनल मास. ये तरीका है फ्रैक्शनल मास को निकालने का. मैंने आपको बताया कि इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है. तो जिन फॉर्मेट्स पे क्वेश्चन आता रहता है उन फॉर्मेट्स को हमें बहुत अच्छे से ध्यान भी रखना चाहिए. है ना. अब देखो एक बार आया ये an element X has following isotopes. एक एलिमेंट है X जिसके आइसोटॉप्स आपको दिए हुए हैं. X 200, इसका परसेंटेज जो एटमॉस्फेरिक है वो 90. X 200 का 90%. X 199 का परसेंटेज है 8.
एटमॉस्फेरिक परसेंटेज, और x 202 का जो परसेंटेज है वो है 2। फाइंड फ्रैक्शनल मास, तो इसका फ्रैक्शनल मास हमको कैलकुलेट करना है। इट्स फ्रैक्शनल मास इज टू बी कैलकुलेटेड, इसका फ्रैक्शनल मास हमें निकालना है। तो कितना आ जाएगा, देखो क्या करोगे, 200 इंटू 90 प्लस 199 इंटू 8 प्लस 202 इंटू 2, और टोटल जो रेशो मिल रहा है आपको 90 प्लस 8 प्लस 200, डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमें इसका मिल जाएगा, और ये आंसर है 199.96, 199.96, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 200 ले सकते हैं, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 200 ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 200 इसको हम ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 200 इसको हम ले सकते हैं। एक इसी टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेईई का क्वेश्चन है, ताकि आपके पास कम से कम क्वेश्चंस का कलेक्शन रहे। आयरन 54, आयरन 54, आयरन 54, आयरन 56, आयरन 56, आयरन 57, आयरन 57, 5% of this one, 90% of this one and 5% of this one। एक का 5% है, एक का 90% है, अगले का भी 5% है। तो फ्रैक्शनल मास हमें कैलकुलेट करना है। क्या हो जाएगा, 54 इंटू 5 प्लस 56 इंटू 90 प्लस 57 इंटू 5, और टोटल जो रेशो आपको मिल रहा है 90 और ये 100 पूरा का पूरा 100। तो यहाँ पे जब आप इसका फ्रैक्शनल मास निकालोगे तो 55.95 आंसर आपको मिल जाएगा। 55.95 आपको आंसर यहाँ पे फ्रैक्शनल मास का मिल जाएगा। तो ये है फ्रैक्शनल मास निकालने का सही तरीका। तो हम लोगों ने बात कर लिया हाउ टू कैलकुलेट द फ्रैक्शनल मास। फ्रैक्शनल मास वाला जो हिस्सा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ध्यान भी रखेंगे। अब बात करेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। तो उसमें अगला जो पॉइंट जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आइसोटॉप्स। हिंदी में इसको कहते हैं समस्थानिक, और समस्थानिक का मतलब है पीरियोडिक टेबल से जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं उसको हम कहते हैं आइसोटॉप्स। तो पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट atomic masses, same atomic number and different atomic masses, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। same atomic number and different atomic masses। अब जैसे हम बात करें हाइड्रोजन की, पहला एग्जांपल देखो। तो हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और टाइट्रियम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और टाइट्रियम, ये 3 आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के, जिसमें से टाइट्रियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन होती है, ये ध्यान रखना है। टाइट्रियम इज द रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। कार्बन के 2 आइसोटॉप हैं, 612 और 614, 612 और 614, 614 2 आइसोटॉप हैं कार्बन के, जिसमें से
कार्बन 614 जो होता है ये है रेडियो एक्टिव कार्बन। रेडियो एक्टिव कार्बन, कार्बन 614 जो होता है वो रेडियो एक्टिव कार्बन होता है। और इसका यूज जो होता है, यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स। इसका जो यूज है वो फॉसिल्स की एज, जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स। इट इज known as रेडियो कार्बन डेटिंग। इसको कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसको डिस्कवर किया था विलार्ड लिबी ने। was discovered by विलार्ड लिबी, was discovered by विलार्ड लिबी। इसको डिस्कवर किया था विलार्ड लिबी ने। तो ये कार्बन 14 से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गया आपके पास, इसको ध्यान रखिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो विलार्ड लिबी ने इस टेक्निक को डिस्कवर किया था जिससे हम फॉसिल्स की एज का डिटरमिनेशन करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यूरेनियम की, तो यूरेनियम के भी दो आइसोटॉप है, 92 235 और यूरेनियम 92 238, जिसमें से यूरेनियम 92 235 का जो यूज है वो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के लिए। न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के लिए यूज होता है यूरेनियम 92 235। और 238 का जो यूज है वो है, वो 238 बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है लेकिन ऐसा यूजफुल नहीं है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है प्लूटोनियम में, तब जाकर के वो यूज में आ सकता है। तो ये कुछ हमने बात किया आइसोटॉप्स के बारे में। बेसिकली ध्यान क्या रखना है, जिनके एटॉमिक नंबर सेम है वो है आइसोटॉप्स। अब आइसोबार, तो आइसोबार्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक मासेस, जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। सेम एटॉमिक मासेस, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। सेम एटॉमिक मासेस, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे हमने कहा आर्गन 1840, आर्गन 1840, कैल्शियम 2040। दूसरा एग्जांपल हम कर सकते हैं कार्बन 614, नाइट्रोजन 714। तो ऐसे स्पीसीज जिनके मासेस सेम है, जिनके परमाणु द्रव्यमान समान है, उनको हम कहते हैं आइसोबार्स। इट इज नोन एज आइसोबार्स, इनको हम कहते हैं आइसोबार्स। अब आइसोबार्स के बाद अगले स्पीसीज पर बात करते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, कभी कभी कुछ आ गया, अब सिंपल सी चीज है तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है कि ये गलत नहीं होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना है। अब इसके बाद आते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स हिंदी में कहते हैं आइसोटोन्स को सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होती है। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे मैंने कहा हीलियम 24 और टाइट्रियम 1H3। तो देखो किसी भी एटम में जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, अगर वो न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई चार्ज
नहीं लगा है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर बराबर होता है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं, इन अ न्यूट्रल एटम, मतलब जिस पे कोई चार्ज नहीं है, इन अ न्यूट्रल एटम Z मतलब एटॉमिक नंबर is equal to the number of proton is equal to the number of electrons. And how to calculate neutron? न्यूट्रॉन हम कैसे निकाल पाएंगे? A माइनस जेड, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर से हम निकाल पाएंगे न्यूट्रॉन। तो A कितना है? 4 और चार्ज नंबर कितना है? 2। तो यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन्स आ गए? 2 न्यूट्रॉन आ गए। 3 माइनस 1 तो 2 न्यूट्रॉन्स आ गए। तो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिन स्पीसीज में सिमिलर होंगे उनको हम कहेंगे आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, स्पीसीज इन विच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम, उसको हम क्या कहेंगे? आइसोटोन्स कहेंगे। इसके बाद और एग्जांपल देखते हैं। सिलिकॉन 40-30, सिलिकॉन 40-30, फास्फोरस 15-31, फास्फोरस 15-31, सल्फर 16-32। अब इनमें हमें न्यूट्रॉन्स निकालना है, निकालना आपने सीख लिया। तो 30 में से 14 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 16। 31 में से भी 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 16। और 32 में से 16 माइनस करोगे तो 16। इट इज आइसोटोन्स। ये सभी स्पीसीज क्या कहलाएंगे? आइसोटोन्स कहलाएंगे। इनको हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो कोई सा भी एग्जांपल होगा, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आइसोटोन्स पूछेंगे तो उसके मास नंबर को एटॉमिक नंबर से घटा दीजिए। 2 स्पीसीज जिनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सिमिलर होगा वो आइसोटोन्स कहलाएंगे, वो आइसोटोन्स कहलाएंगे। इसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो बिल्कुल क्लियर टर्म है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, उनको हम क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे देखो, सोडियम प्लस तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10। सोडियम में होते हैं 11, 1 प्लस चार्ज लगाया तो कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ गया? 10। सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस 12 थे, अब कितने बचे? 10। नियॉन ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम 3 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। इट इज आर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये सब स्पीसीज क्या कहलाते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following is isoelectronic? Which one of the following is isoelectronic with कार्बन डाइऑक्साइड? कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड का सम इलेक्ट्रॉनिक होगा? ऑप्शन है मेरे पास NO, NO2, O2 और N2O। तो हमें क्या काम करना है? हमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 8 16, 16 और 6 22। 2 ऑक्सीजन है, 8 तो 16 और 6 22। तो 22 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन CO2। अब यहाँ पे देखो 7 और 8 15, तो ये हो नहीं सकता।
8 8 16, 16 और 7 23, तो ये भी नहीं हो सकता है। 8 8 16 ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा? डी। नाइट्रोजन के पास कितने? 7, तो कैसा हो जाएगा? 2 × 7 + 8, तो 14 और 8 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमारा आंसर हो गया N2O। नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं N2O को। N2O को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ये वाला नाम इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाफिंग गैस। पुराने जमाने में ये कंपाउंड जो है एनेस्थीसिया के लिए यूज होता था, जिसमें पेशेंट हंसते हंसते ऑपरेशन करवा ले, इसलिए, है ना। लाफिंग गैस भी कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। तो इट इज अबाउट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब अगला स्पीसीज हम लोग लेने वाले हैं आइसोस्टीयर। आइसोस्टीयर, हिंदी में इसको कहते हैं आइसोस्टीयर को समविन्यासी। समविन्यासी, इसमें दो चीजें देखनी पड़ती है हमें, दो डिफरेंट फॉर्मेट इसके हैं, मतलब एक ही फॉर्मेट है लेकिन दो डिफरेंट चीजों को परफेक्टली मैच करना पड़ेगा। सेम नंबर ऑफ एटम्स, एक तो परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें परमाणुओं की संख्या समान हो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान हो। सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अभी एक एग्जांपल हमने लिया CO2 और N2O, तो परफेक्टली आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साथ ये आइसोस्टीयर भी है। एटम्स का नंबर कितना है इसमें? यहां भी 3, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन का, एक कार्बन का, यहां भी 3, और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमें पता है, इसमें भी 22, इसमें भी 22। तो ऐसे स्पीसीज जिनमें एटम और इलेक्ट्रॉन्स दोनों का नंबर सेम होगा, उसको हम कहते हैं आइसोस्टीयर। आइसोस्टीयर, समविन्यासी, आइसोस्टीयर। आइसोस्टीयर, ओके, तो ये ध्यान रखना है। आइसोस्टीयर्स क्या होते हैं? अब आइसोस्टीयर्स के बाद बात करते हैं अगले स्पीसीज पर। आइसोस्टीयर के बाद बात करते हैं आइसोडायफरस पर। आइसोडायफरस, हिंदी में भी इसका जो टर्मोलॉजी है वो आइसोडायफरस ही है। आइसोडायफरस, आइसोडायफरस। तो आइसोडायफरस क्या होती है? आइसोडायफरस क्या होती है? आइसोडायफरस में हम देखते हैं सेम डिफरेंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। मतलब पहले न्यूट्रॉन निकालने पड़ेंगे, फिर प्रोटॉन निकालने पड़ेंगे, फिर उन दोनों को माइनस करना पड़ेगा एक दूसरे से, उन दोनों को माइनस करना पड़ेगा और वो नंबर सेम मिलेगा, तब स्पीसीज को हम कहेंगे आइसोडायफरस। आइसोडायफरस, एटम्स हैविंग द सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। एटम्स having the same difference of neutrons and protons। सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो पहले न्यूट्रॉन निकालिए उसमें, फिर उसमें प्रोटॉन निकालिए, फिर उसका डिफरेंस नंबर लीजिए और वो डिफरेंस नंबर आपको सही सेम मैच करना चाहिए। सॉरी, वो डिफरेंस नंबर आपको सेम मैच करना चाहिए। जैसे मैंने कहा यूरेनियम 92 235 और थोरियम
90, थोरियम 90, 231। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? A माइनस जेड, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, तो कितने आ गए? 143। यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 141। अब प्रोटॉन्स निकालो, तो 92, इसको माइनस भी करना है, ध्यान रखना है। तो कितने आ गए? ये आ गया आपका 1 और ये आ गया 5, 51। यहाँ पे कितने आ जाएंगे? देखो कितने हैं प्रोटॉन्स? 90, कितना आ जाएगा? अगेन 51। तो ऐसे स्पीशीज जिनमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिफरेंस नंबर सेम आएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस नंबर सेम आएगा, उसको हम कहते हैं आइसोडायफरिस। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट ध्यान रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइसोडायफरिस, ऐसे स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? आइसोडायफरिस कहते हैं। आइसोडायफरिस के बाद अब हम बात करेंगे अगले स्पीशीज पर, दैट इज आइसोमॉर्फ। यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिलेंगे इसमें आपको। आइसोमॉर्फ हिंदी में इसको कहते हैं समआकृतिक, जिसकी आकृति समान हो, सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जिसके क्रिस्टल की आकृति समान हो, सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जिसके क्रिस्टल की संरचना समान हो, जिसके क्रिस्टल की संरचना समान हो, तो क्या कहते हैं? सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जिसके क्रिस्टल की संरचना समान हो, जिसके क्रिस्टल की संरचना समान हो, सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। कैसे पहचान में आएगा? जैसे हम एक टर्म बोलते हैं आलम्स, फिटकरियां जो होती है, आलम्स आर आइसोमॉर्फ। फिटकरियां जो होती है वो समाकृतिक होती है। और आलम में ध्यान रखना, एलम्स जो होते हैं वो डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल में आते हैं। एलम्स कैसे होते हैं? डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल में आते हैं एलम्स। एलम्स आर आइसोमॉर्फ। जैसे मैंने सबसे सिंपल एलम जो होता है उसको हम कहते हैं पोटाश एलम, पोटाश एलम। पोटाश वाली फिटकरी जो मार्केट में बिकती है ना, जिससे पानी में घुमाते हैं तो पानी साफ हो जाता है, उसको कहते हैं पोटाश वाली फिटकरी, पोटाश एलम। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 वाटर, ये फॉर्मूला है पोटाश आलम का, जो कॉमन आलम है। इसके बाद आता है आपका क्रोम आलम, क्रोमियम वाली फिटकरी, जो छपाई के काम में आती है, प्रिंटिंग के काम में आती है। कपड़ों पर जब कलर हमें करना होता है तो एज अ मॉडरेंट यूज होती है। मॉडरेंट का मतलब है बाइंडिंग एजेंट। पहले कपड़े को फिटकरी के पानी में डिप कर लेंगे, उसके बाद तब कलर में डालेंगे, तो मॉडरेंट जैसी यूज होती है। K2SO4 Cl2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 वाटर। तो आलम्स जो है आइसोमॉर्फ है। कैसे कहा मैंने इस बात को? हाउ टू जस्टिफाई? हमें कैसे दिखेगा भाई? क्रिस्टल तो देखने को देने वाले नहीं, तो दोनों में 24 वाटर मॉलिक्यूल है, दोनों में 24 वाटर मॉलिक्यूल है। इस बात से हम ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि जो एलम्स है वो आइसोमॉर्फ है, जो एलम्स है वो आइसोमॉर्फ है, एलम्स जो है वो आइसोमॉर्फ है। तो फिटकरियां समाकृतिक होती है। इसके अलावा देखो, जैसे हमने कहा व्हाइट विट्रॉल, ये विट्रॉल्स के फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखेंगे। तो व्हाइट विट्रॉल का फॉर्मूला होता है जिंक सल्फेट डॉट 7 वाटर, व्हाइट विट्रॉल जिंक सल्फेट डॉट 7 वाटर। अब हमने कहा ग्रीन विट्रॉल, तो ग्रीन विट्रॉल का फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट 7 वाटर। फिर से क्या हुआ? दोनों में वाटर का नंबर सेम, मतलब इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर
सेम, इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम तो ये आइसोमॉर्फ हो गए, तो ये हो गया आइसोमॉर्फ। इसके बाद कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर, इसको कहते हैं ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल हिंदी में कहते हैं नीला थोथा। जिन प्लांट्स में कभी कभी आप देखते होंगे कि चूना जैसा कुछ पुता हुआ है प्लांट्स में, तो उसमें विट्रॉल डाल के पोतते हैं, जो दीमक वीमक इन सबको नष्ट कर देता है। तो ये है कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर, जिसको कहते हैं ब्लू विट्रॉल। MnSO4 डॉट 5 वाटर, इसको हम कहते हैं पिंक विट्रॉल। पिंक विट्रॉल, तो पिंक विट्रॉल और ब्लू विट्रॉल दोनों में इक्वल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, और वो इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि दोनों मिल करके कैसे हैं, दोनों मिल करके कैसे हैं आइसोमॉर्फ है, दोनों मिल करके कैसे हैं आइसोमॉर्फ है। तो ये आपके सभी इंपॉर्टेंट स्पीसीज हो गए, है ना। फिर से एक बार, आइसोटॉप्स सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक वेट सेम होते हैं। आइसोटोन्स क्या होती है? जिनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है। आइसोटोन्स क्या होती है? जिनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है, वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। इसके बाद आया आइसोस्टेयर, तो जिनमें इलेक्ट्रॉन्स और एटम दोनों का नंबर सेम होता है, वो आइसोस्टेयर। जिनमें सेम डिफरेंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, वो आइसोडाइफरस, वो आइसोडाइफरस। और जिनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होते हैं, वो कहलाते हैं आइसोमॉर्फ। आइसोमॉर्फ। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल अब स्टार्ट करेंगे। अभी 2 मॉडल हमने कर लिए, रदरफोर्ड का कर लिया, और इसके साथ साथ थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल कर लिया है। तो बिल्कुल रेडी रहिए, लगे रहिए, संघर्ष करते रहिए, यही सफलता का एक मूल मंत्र है।